Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Masood here and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Student, today we are going to mark the important poems and important stanza with respect to your first year exams. Let's see. The first one is there, The Rain. इसके दोनों स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इस पोइम को आपने ज़रूर तैयार करना है. इसका फर्स्ट स्टैंजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस इंपॉर्टेंट स्टैंजा में I hear leaves drinking rain, I hear rich leaves on top giving the poor beneath. Second stanza is also very important with respect to the first poem. बहुत दफ़ा ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इसका जो विलियम हेनरी डेविस है, उसका नाम अगर पूरा नहीं लिख सकते तो इसी तरह भी आप W.H. डेविस लिखेंगे. रेफरेंस अगर आपका गलत हो गया, अगर आपने पोइट का नाम या पोएम का नाम गलत लिख दिया तो आगे जो है एग्जामिनर नो कॉन्टेक्स्ट चेक करेगा, ना आपका आगे जो है वो पोएम चेक करेगा, उसकी एक्सप्लेनेशन चेक करेगा. जी नेक्स्ट हमारे पास अब है पोएम नंबर 2, नाइट मेल. दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पेपरों में काफ़ी दफ़ा इसके आए हैं. इसका फर्स्ट स्टैंजा और फर्स्ट स्टैंजा में दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर और लेटर फॉर द रिच, ये दोनों स्टैंजा एक भी करके दे सकते हैं और वो अलग-अलग भी दे सकते हैं. फिर इसकी तरह इसके जो नेक्स्ट हैं स्नॉटिंग, ठीक है, स्नॉटिंग वाला भी आप ज़रूर प्रिपेयर करें. और उसके बाद बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, ये दोनों स्टैंजा आप जो हैं सेकंड में द नाइट मेल में ज़रूर तैयार करेंगे. इसके पोइट का नाम जनाब W.H. उडन है. अगर आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी अगर पूरा लिखना हो तो वाइटस्टन ह्यू उडन भी आप इसको मेंशन कर सकते हो. पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप स्पेलिंग गलत कर गए तो आपका रेफरेंस रॉन्ग हो जाएगा. जी थर्ड पोएम लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी डबल वन क्योंकि इसका स्टैंजा बहुत दफ़ा आ चुके हुए हैं. इसका फर्स्ट स्टैंजा आप लाजमी करोगे और सेकंड स्टैंजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका थर्ड स्टैंजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीनों स्टैंजा कई दफ़ा पेपरों में आ चुके हैं क्योंकि इसमें अक्सर स्टूडेंट इसका नाम गलती से लिख लेते हैं. लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नाउ रिटन बाय एल्फ्रेड एडवर्ड हुसमैन. यहाँ पर आपने इसके जो स्पेलिंग है उसका ख्याल रखना है कि इसमें आपने यहाँ पर ई जो है वो नहीं लगाना है. द नेक्स्ट वन इज़ देयर. नेक्स्ट है हमारी पोएम नंबर 4, ओ वेयर आर यू गोइंग. इसमें इतनी ज़्यादा स्टैंजा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका ये जो सेकंड स्टैंजा है इसको आप ज़रूर तैयार करेंगे क्योंकि ये पेपरों में अक्सर आता है. ओ डू यू इमेजिन सेड फीरर टू फायरर. इसका पोइट का नाम और इसका जो W.H. ओडन है वही वाटसन ह्यूज ओडन, ठीक है. इसके स्पेलिंग अगर आपको याद हो तो ठीक है, वरना शॉर्ट फॉर्म में ही लिख दीजिएगा. और ये फिर इसका लास्ट स्टैंजा भी है. जी अब नेक्स्ट स्टैंजा है हमारे पास poem number 5. This is also very important with respect to reference to the context. In the street of the fruit stall, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर जाते हैं, ये इसका S मिस कर जाते हैं और ये S यहाँ पर लगा देते हैं. तो आपने इसका नाम, पोएट का नाम और पोएम का नाम बड़ी अच्छी तरह याद रखना है. फर्स्ट स्टैंजा भी इसका इम्पोर्टेंट है, इसका सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों एग्जाम में आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये थर्ड वन जो है ये कम आता है, लेकिन आप इसको भी तैयार कर देंगे. इसके पोइट के नाम में आपने जॉन स्टॉल वर्दी, यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर जो है वो एस लिख देते हैं, वो नहीं आपने लिखना. जॉन यानी इसको आप जैन स्टाइल वर्दी बोलेंगे. इज रिटन बाय जैन स्टाइल वर्दी. द नेक्स्ट वन इज देयर. जी नेक्स्ट है पोएम नंबर 6. दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसको डबल क्लिक करें और ये आपने ज़रूर इसको प्रिपेयर करनी है. इसका फर्स्ट स्टैंजा इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. barefoot through the bazaar and with the same undulant grace. The second one is also very important. Both these stanzas are frequently chosen in the paper one. Again this is written by Jane Stalworthy. यहाँ पर आपने इसके स्पेलिंग का ख्याल रखना है कि इसके अंदर आपने STALLS नहीं लिख देना, ठीक है. अक्सर स्टूडेंट गलती से यहाँ पर S लगा देते हैं. जी नेक्स्ट पोएम है हमारे पास टाइम. और टाइम में इसका पोएम नंबर 7 है. इसका फर्स्ट स्टैंजा जो है इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपरों में आ जाता है. इसी तरह इसका सेकंड, थर्ड के बाद, हाँ सेकंड के बाद ये थर्ड वन, अ टाइम टू वीप एंड अ टाइम टू डांस, इसको भी आपने याद रखना. लेकिन इसका जो आप नाम लिखेंगे
वो इस तरह लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम एक्लीजियास 3:1-12 एंड ट्रांसलेटेड बाय सम अननोन पोएट। यहाँ पर हम फ्रॉम लिखेंगे और फिर उसके बाद ट्रांसलेटेड बाय सम अननोन पोएट लिखेंगे, क्योंकि इसके पोएट का नाम हमें मालूम नहीं है। नेक्स्ट इज नंबर 8, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओजीमांडियास। ठीक है, नंबर 8 पोएम में ये आप इसका देखें, सेकंड एंड wrinkled lips एंड sneer of all commands, उसके बाद लास्ट वन लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी। इसका भी पोएट जो है रिटन बाय पर्सी बिशे शैले है, इसको आप पी शैले भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर ई मिस कर जाते हैं, तो इसका आपने ख्याल रखना है कि जब आप इसका नाम लिखें तो पोएट का नाम बिल्कुल करेक्ट लिखना है जी। नेक्स्ट वन इज पोएम नंबर 9, द फीड। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपरों में इसके स्टैंजे मिलते हैं, और प्रीवियस बोर्ड के अगर आप पेपर उठा के देखें तो उसमें इसकी भी वेटेज काफ़ी है। इसका फर्स्ट स्टैंजा बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, उसके बाद इसका लास्ट स्टैंजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो ह्यूमन बीइंग को अटैक कर रहा है। स्प्लिटिंग द ग्रेन यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फुट। अहमद नदीम कासमी आपके पाकिस्तानी पोइट हैं, इसका नाम भी बहुत इजी है। इसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, अहमद का यहाँ पर ए लगा देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना, यहाँ पर ई आपने लिखना है। बी केयरफुल while writing the name of the poet. The next one is poem number 10, The Hollow Man. यहाँ पर आपने इसके ये देखिए, यहाँ पर Hollow Man लिखा हुआ है और इसमें ई लिखा हुआ है, ये प्लूरल है। जब आ सिंधी वुमेन लिखते हैं तो वहाँ पर आपका ए होना चाहिए, यहाँ पर ई होना चाहिए। द फर्स्ट स्टैंजा इज़ इम्पॉर्टेंट, देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा, ये आपको अक्सर पेपरों में आता है। इसमें ऑक्सीमोरॉन जो है वो यूज़ हुआ है, यानी शेप विदाउट फॉर्म, शेप विदाउट कलर, अपोजिट वर्ड्स को इकट्ठा यूज़ किया हुआ है। पैरालाइज्ड का मतलब होता है वीक और फोर्स का मतलब होता है ताकत, तो इसको यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। दिस इज़ टॉमस स्टर्न एलियट, ये इसका नाम है। अगर चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, अगर नहीं तो आप टी.एस. एलियट भी लिख सकते हो। ये आपकी पोएम भी इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ। उसके बाद आपकी जो 11th पोएम है, द लेयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसके सारे स्टैंजा जो हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में भी आपको इसके क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, और आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए भी आपको ये स्टैंजा दिए जाते हैं। तो इसके आपने तीनों स्टैंजा अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपको इन पोएम से क्वेश्चन आंसर भी आने हैं, और वो क्वेश्चन आंसर आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। विलियम हेनरी डेविस, ये इसकी सेकंड पोएम है। फर्स्ट इसने रेन लिखी और ये इसकी सेकंड पोएम है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम विद रिस्पेक्ट टू विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट वन इज़ देयर पोएम नंबर 12, रुबायात। इसमें भी इसका फर्स्ट स्टैंजा अल्लामा मोहम्मद इकबाल का अक्सर आता है। म्यूज़िक का स्ट्रेंज लैंड, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, और लव्स मैडनेस भी इसका इंपॉर्टेंट है। इसके तीनों स्टैंजा इंपॉर्टेंट हैं। वेटेजेस की काम में अक्सर नहीं आते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, इसका एक ना दो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पोएम में जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट है उसमें आपको मिलेगा, इसलिए इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर ज़रूर करना है। ओके जी, ये वाले जो इसके क्वेश्चन हैं इस पोएम के, ये रुबायात के, ये आपको अक्सर पेपरों में नज़र आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, इनको आपने ज़रूर प्रिपेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट पोएम है आपकी पोएम नंबर 13, अ टेल ऑफ टू सिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने प्री बोर्ड में भी इसका नाम गलत लिखा हुआ था, कभी द टेल लिख देते हैं, कभी आ टेल्स लिख देते हैं। तो ए लिखा हुआ है, आगे टेल लिखा हुआ है, एक स्टोरी है, तो आपने एक स्टोरी लिखनी है, और ये 2 शहरों की बर्बादी की इसमें कहानी है। इसके 3 स्टैंजा जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये फर्स्ट छोड़ के उसके बाद फोर्थ और फिर लास्ट 1 स्टैंजा भी इसका पेपरों में आता है, लेकिन कम आता है, लेकिन वो जो ऊपर वाले स्टैंजा हैं वो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। इसका जॉन पीटर है। जॉन पीटर में आपने स्पेलिंग गलत नहीं लिखने, PETER है, डबल टी नहीं है, तो स्पेलिंग भी सही होने चाहिए, और पोएट का और पोएम का नाम दोनों करेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट पोएम इज़ 14, माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग इज लास्ट। इसका ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिस नहीं करना है, और ये फर्स्ट स्टैंजा इसका इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसके अंदर ये जो लास्ट हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जब आप लिखेंगे रिटन बाय बुले शाह एंड ट्रांसलेटेड बाय अब्दुल रहमान या AR लुदर ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि अगर आप ये मिस कर देंगे
तो फिर आपके मार्क्स भी एक कम लग सकते हैं। तो दोनों को लिखना बड़ा ज़रूरी है। मैंने गूगल पर आपके लिए सहूलत के लिए बबल शीट में इसकी वर्कशीट अपलोड की हुई है, उसे मार्क करें और अच्छी तरह याद करें ताकि कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो जाए। ये इसके क्वेश्चन भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन में आपके पास ये वाली जो वैरायटी है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये आपके पेपरों में आपको ज़रूर नज़र आएंगे। इसी पोएम के क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं, ठीक है। विदाउट लव हुज लव बुल्ला इज़ लव, अल्लाह ताला के लव के बगैर बुल्ला जो है वो लॉस में है। द नेक्स्ट वन, पोएम नंबर 15, ही केम टू नो हिमसेल्फ, इसका फर्स्ट स्टैंजा, और फिर उसके बाद ये सेकंड स्टैंजा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटन बाय सच्चल सरमस्त, इसके पोइट का नाम नहीं लिखा हुआ जिसने इसको ट्रांसलेट किया है, लेकिन हम ये लिखेंगे इज़ रिटन बाय सच्चल सरमस्त। इसमें भी क्वेश्चन है, अगर आप इसके क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं तो वो भी बहुत आपको हेल्पफुल होंगे एक्सप्लेनेशन करने में। ये इसके क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह प्रिपेयर करें। जब आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने के साथ साथ एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करने के साथ साथ दोनों आपस में एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। जी नेक्स्ट पोएम है हमारे पास, पोएम नंबर 16, गॉड्स एट्रीब्यूट। इसमें तीनों में जहाँ पर सीइंग, हीयरिंग और नोइंग वाली लाइंस हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जामिनर इसको चूज़ कर लेता है। और इट इज़ रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी एंड ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकोलसन्स, ठीक है। ट्रांसलेशन का लफ्ज़ ज़रूर साथ लिखेंगे। और अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर देखें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें इसके क्वेश्चन आंसर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स, व्हाट मेक्स वन स्केर्ड सीनिंग। अब जितने भी आपको अगली पोएम्स नज़र आती हैं ना 10th के बाद, उनमें आपको क्वेश्चन आंसर्स बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं और वो पेपरों में आपको दिए जाते हैं। जी नेक्स्ट पोएम है पोएम नंबर 17, द डिलाइट सॉन्ग। एक छोटी सी हल्की फुल्की सी पोएम है, इसकी कोई भी लाइन आए तो आप उसको आसानी से कर सकोगे। आई एम द ग्लिटर ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, इट इज़ रिटन बाय एन स्कॉट मोमेडे। इसके भी क्वेश्चन आंसर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको भी याद कीजिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हो तो उसमें इसकी पोएम की भी सारी समझ आ जाती है। और देखें आपकी 10th के बाद जितनी पोएम्स हैं उसके अंदर क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ज़्यादा तादाद में मिलेंगे, इनको ज़रूर प्रिपेयर करने हैं। ये राइमिंग स्कीम इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बाकी के जितने क्वेश्चन हैं वो आपको पेपरों में दिए जाते हैं। पोएम नंबर 18, लव एंड एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, ठीक है। इसमें भी गलती से एंड एसेंस ऑफ ऑल द रिलीजन लिख जाते हैं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, रिलीजन लिखा हुआ है। तो रिलीजन्स लिखने के बाद आपने रिटन बाय, ये नेक्स्ट जलालुद्दीन रूमी है, और ट्रांसलेटेड बाय डॉक्टर निकोलसन्स। ये दोनों पोएम जलालुद्दीन रूमी की लिखी हुई हैं और दोनों पोएम जो हैं वो डॉक्टर निकोलसन्स ने ट्रांसलेट की हुई हैं। इसके ट्रांसलेटेड भी लिखें और रिटन भी लिखें। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर भी देखें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आपने याद। ये देखें इसका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फैक्ट ऑफ लव। उसके बाद इज़ लाइफ वर्थ लिविंग विदाउट लव। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आपको पेपरों में नज़र आएंगे, इनको ज़रूर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट इज पोएम नंबर 19, अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स। इसमें ये फर्स्ट वाला स्टैंजा, और ये जो पोएम्स आप एंड पर देखते हो ना, इसमें स्टैंजास की आने की तादाद कम हो जाती है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। चार्ल्स पिरोल्स, रिटन बाय ट्रांसलेटेड बाय रॉबर्ट सोमबर। इन दोनों को लिखें और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी ज़रूर याद करें। ये देखें इसके क्वेश्चन, इसमें हाउ डज द लाइफ ऑफ मैन पास, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइफ इज स्पेंट विदाउट हेल्प ऑफ वर्ड्स। और इसी तरह ये राइमिंग स्कीम वाले नहीं आते। और व्हाट इज़ द मॉरल लेसन, अगर आपको पूछता है पोएम का तो आगे वो उसका नाम लिखेगा, इसलिए इस तरह तो कुछ किसी भी पोएम का ये पूछा जा सकता है, तो आगे वो पोएम का नाम लिखा जाता है। एंड दिस इज़ द लास्ट पोएम, पोएम नंबर 20, इन ब्रोकन इमेजेस। देखने में ये बड़ी इजी लगती है, लेकिन जूँ जूँ इसको पढ़ें इसकी समझ आती है, जब भी इसको पढ़ें इसकी समझ आती है। इसका फर्स्ट स्टैंजा, ही इज़ क्विक, ही बिकेम डल, और फिर इसका लास्ट स्टैंजा में आप ही कंटिन्यूज क्विक एंड डल इन हिज क्लियर इमेजेस, और आई कंटिन्यू स्लो एंड शार्प इन माई ब्रोकन इमेजेस। इसका पोएट रॉबर्ट ग्रेव्स, ठीक है, बहुत आसान है।
इसको भी याद रखें और इसके क्वेश्चन भी देखें कि जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसके क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चंस में देखें आप, व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ पर्सन, व्हाई डज अ पर्सन क्वेश्चन। तो जो हमारी शुरू की पोइम है उसमें से अगर स्टैंजाज आ जाए तो लास्ट की पोइम्स में से क्वेश्चन आंसर ज़रूर आपके आ जाते हैं। तो जी ये हमारी पोइम थी, इसमें आपने इम्पोर्टेंट जो स्टैंजाज हैं उनको मार्क कर लें, उनके रेफरेंसेस को अच्छी तरह याद करें। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ कि अगर आपका रेफरेंस ठीक होगा, करेक्ट होगा, तो फिर एग्जामिनर आगे चेक करेगा, अदरवाइज़ आपके आगे वो चेक नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पोएट का नाम और पोएम का नाम जो है वो करेक्ट होना चाहिए। जी एक दफ़ा मैं फिर आपको ये पोएम नंबर 6 के बारे में बता दूं कि यहाँ पर आपने आ लिखना है, ये एक ख़ातून है, आ सिंधी वुमेन। और जब हम ज़्यादा ख़वातीन की बात करते हैं तो फिर हम उस पर लिख सकते हैं द सिंधी वुमेन। इनमें आपने स्पेलिंग्स की मिस्टेक नहीं करनी है। 2-3 पोएम्स हैं, एक फ़र्स्ट पोएम है, इसी तरह आपकी थर्ड पोएम है लवली सॉफ्ट री द चैरी नाउ, ये थर्ड पोएम 6th पोएम है। उसके बाद द हालो मैन है। इनमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती हैं, तो इनमें आपने मिस्टेक नहीं करनी है। इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और इन्हीं एक्सप्लेनेशन से आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। If you still have any question, put your question in the comment box and I upload another video for you. And जब आप ये वीडियो देखते हैं तो इसको शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, क्योंकि इसके अंदर जो टिप्स डिस्कस हो रहे होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।